हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे मुस्लिम लॉ से ही एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हक शुफा को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा हम एक केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स ले सकते हैं। हक शुफा का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्लिम लॉ में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट की समझ में इसका मीनिंग ही समझ पे नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बताऊंगी कि हक शुफा होता क्या है। तो देखिए, हम सभी लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक टाउन में रहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के आसपास के सभी लोग को तो हम जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं। चाहे आपके पड़ोसी हों या कुछ लोग हों, भले ही बिल्कुल आपके पड़ोस में ना हों लेकिन कुछ दूर पर हों, बट वो आपके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। आपके घर से कुछ दूरी पर जो लोग रहते हैं वो भी आपके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप अपने आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में आप बता दोगे कि ये घर किसका है, वो घर किसका है, और हमसे जो लोग थोड़ा दूरी पर रहते हैं उनके बारे में भी आपको पता होता है। ठीक इसी तरह जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के लोग भी आपके बारे में जानते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो जो आपके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं या जैसे आप हो, तो आप ये सोचोगे कि हमारे पड़ोस में केवल हमारे जानकार लोग ही आकर रहें, कोई बाहरी आदमी या कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर आकर हमारी कम्युनिटी में ना आ पाए। तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए ही और इस मुश्किल को हल करने के लिए ही कि आपके पड़ोस में या आपके आसपास कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर ना रह पाए, केवल आपके जानकार लोग ही रह पाए, हक शुफा के कॉन्सेप्ट को मुस्लिम लॉ में ऐड किया गया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये यही कहता है कि आप किसी अजनबी को अपनी प्रॉपर्टी बेचने या देने से पहले अपने किसी जानकार, किसी सहयोगी या किसी पड़ोसी को दीजिए। तो हक शुफा का मतलब यही होता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप अब क्या करो, सबसे पहले अपने जानकार से पूछो, जिसको आप जानते हो, अपने सहयोगी से पूछो, या जो आपके पड़ोस में रहता है आप उससे पूछो कि कहीं वो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आप बेच रहे हो उसको खरीदना नहीं चाहते। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर, अगर आप किसी अजनबी को अपनी प्रॉपर्टी बेच भी देते हो तो ये कोई इलीगल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई इलीगल काम कर दिया किसी अजनबी को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, लेकिन मॉरलिटी, नैतिकता के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये आपत्तिजनक है। तो ऐसा कहा है प्रोफेट मोहम्मद ने। तो अगर हम बात करें प्रियम्पशन की, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रियम्पशन और हिंदी में बोलते हैं हक शुफा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो ओरिजिन हुआ था ये ब्रिटिश काल के टाइम से ही हो गया था। जो विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी, जो ग्राम समुदाय पहले हुआ करता था, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया तो वहाँ पर धीरे धीरे इसका विस्तार हो गया हक शुफा का। और क्योंकि ये मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है तो मुस्लिम लॉ में ही अप्लाई होता है। इसका विस्तार धीरे धीरे होता चला गया और कुछ स्टेट्स में ऐसा होने लगा कि कुछ राज्यों ने अपने अपने यहाँ पर कुछ कानून बना लिए, कुछ एक्ट पास कर दिए और हक शुफा का अधिकार भी दे दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। अर्थ तो हम इसका अभी जान लेंगे, बट इसका उद्देश्य ज़रा और समझ लो। तो इसका पर्पस क्या होता है? तो हक शुफा का उद्देश्य ये होता है कि ये जो अधिकार है ये उन सुविधाओं और मतलब जो भी असुविधा होती है लोगों को और जो कठिनाइयाँ, जो परेशानी होती हैं, मतलब अगर आपके पड़ोस में मान लीजिए कोई अजनबी आके रहने लगे और उसके किसी काम से आपको दिक्कत आने लगे, तो उन कठिनाइयों और उन असुविधाओं को दूर करने के लिए ही इस कॉन्सेप्ट को डाला गया है। ये उन कठिनाइयों को दूर करता है और उससे हमें बचाता है। जैसे कि अगर आप किसी अजनबी को या जैसे मान लो कोई को ओनर है ना, कोई प्रॉपर्टी है उसका को ओनर है, अब उसके रहने से आपको दिक्कत होगी, कोई अजनबी आपके पड़ोस में आ जाए तो आपके पड़ोस में जो कोई ऐसा अजनबी व्यक्ति आ जाएगा जिससे आपके परिवार को भी दिक्कत हो सकती है। तो शुफा का अधिकार केवल हमें यही ध्यान में रखना है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो आप पहले अपने पड़ोसी, अपने सहयोगियों से पूछिए,
बाद में जाइए आप किसी स्ट्रेंजर के पास। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो अरबी में ही इसको शुफा कहते हैं। ये जो हक शुफा वर्ड है ये एक अरबी वर्ड है और इसका मतलब होता है जोड़ना, मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। अब यहाँ पर हक शुफा को समझने के बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं केस लॉ डिस्कस करूँगी। तो केस लॉ जो है वो है गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह 1885 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने ये कहा था, बल्कि जस्टिस महमूद थे इसमें, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जस्टिस महमूद ने कहा था कि शुफा जो होता है, जो हक शुफा होता है, जो मुस्लिम लॉ में इसका कॉन्सेप्ट है, वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति। अब अचल संपत्ति क्या होती है? अचल संपत्ति वो होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। जैसे कि घर है, ज़मीन है, आप इसको मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, नहीं। तो ये किसी अचल संपत्ति के शांतिपूर्ण उपभोग के लिए, मतलब आप उसका शांतिपूर्ण तरीके से यूज़ करो उसको, और इस अचल संपत्ति के स्वामी का अपनी प्रॉपर्टी के अलावा किसी दूसरे के पास जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर उन्हीं रेस्ट्रिक्शनों पर, उन्हीं निर्बंधनों पर जिस पर वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, उसका मालिकाना कब्जा पाने का अधिकार है। अब देखो कैसे, आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपके पास घर है, अब आप उसे बेचना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने पड़ोसी से पूछोगे, अपने जानकारों से पूछोगे, और किससे पूछोगे? जो आपके आसपास रहता हो, ताकि कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर आके आपके मोहल्ले में या आपके आसपास ना बस जाए। तो उसी को कहते हैं हक शुफा। तो सिंपली यहाँ पे इस केस में जस्टिस महमूद ने हक शुफा को एक सिंपली तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है कि बेसिकली हक शुफा कहते किसे हैं। हक शुफा से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शुफा का अधिकार आपको केवल ऐसी प्रॉपर्टी पे होता है जिसे या तो सेल किया जा सकता है, मतलब बेचा जा सकता है, या एक्सचेंज यानी कि विनिमय उसका किया जा सकता है। आपको अगर बदले में उसके कुछ मिल रहा है तो ही आप ऐसी प्रॉपर्टी का हक शुफा कर सकते हो। लेकिन कौन कौन सी चीज़ों पर शुफा का अधिकार लागू नहीं होता? जैसे कि मुस्लिमों के हिसाब से अगर हम देखें तो हिबा, हिबा को क्या कहते हैं मुस्लिमों में? दान, है ना। दान को ही तो हिबा कहते हैं मुस्लिम विधि में। हम बहुत अच्छे से हिबा को समझ चुके हैं एक अलग से वीडियो में। तो जब कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम है और वो अपनी प्रॉपर्टी का दान कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, जिसको हम हिबा के नाम से जानते हैं, तो वो उस पर अपना शुफा का अधिकार यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि गिफ्ट तो व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो अपने जानकार को ही दे, अपने सहयोगी को ही दे, है ना। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है वफ़। मुस्लिमों में एक वफ़ का भी कॉन्सेप्ट है। वफ़ क्या होता है? जब आप अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, या मान लो उसका कुछ भाग आप क्या कर रहे हो, आप गॉड को देना चाह रहे हो, या कोई मुस्लिम है वो अल्लाह को पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी समर्पित करना चाह रहा है, तो उसका जो ओनरशिप होगी, उसका जो स्वामित्व होगा, वो उस व्यक्ति के पास से हटकर गॉड में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति वफ़ कर रहा है तो उस पर भी शुफा का अधिकार लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है सिंपल वर्ड में कि जो शुफा का अधिकार है वो केवल ऐसी प्रॉपर्टी का ही आप कर सकते हो शुफा जिसको आप या तो बेच सकते हो या फिर आपको बदले में, जिसका आप एक्सचेंज कर सकते हो, आपको बदले में कुछ मिलता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे, जैसे कि हिबा मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, या वफ़ भी हो सकता है इसका एक एग्जाम्पल, या लीज़, कोई व्यक्ति पट्टा कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी का, उस पर भी होगा, और बंधक है उस पर भी लागू नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं शुफा के बारे में, कि क्योंकि जो हक शुफा है वो मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए जो व्यक्ति हक शुफा कर रहा है उसका मुस्लिम होना ज़रूरी है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ए जो है, वो ए नाम का व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मान लो बेच रहा है। अब ए जो ए है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो यहाँ पे ए का मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मुस्लिम ही तो हक शुफा कर सकता है, मुस्लिम लॉ का ही ये कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर को बेचने से तो इसमें मना कर दिया, इसमें ये कहा है हक शुफा में कि आप किसी अजनबी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। तो हक शुफा में क्या एक प्रॉपर्टी को खरीदने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए? चलो बेचने वाला तो मुस्लिम होगा, लेकिन क्या एक खरीदने वाला का भी मुस्लिम होना ज़रूरी है? तो ये क्लियर कर दिया गया कौन से केस में कि खरीदने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए? ये क्लियर कर दिया गया था गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह के केस में। इस केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि एक नॉन मुस्लिम को भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हो, चाहे खरीदने वाला मुस्लिम हो या ना हो। ठीक, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कह दिया कि जैसे बेचने वाला
हो सकता है मुस्लिम होना ज़रूरी है बेचने वाले के लिए, लेकिन आप अगर किसी को बेच रहे हो तो आप नॉन मुस्लिम को भी बेच सकते हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब केवल मुस्लिम ही क्योंकि हक शुफा का जो है वो दावा ला सकता है या प्रियम्पशन का दावा ला सकता है, तो कौन कौन इसके अंदर दावा ला सकते हैं, इसमें 3 कैटेगरी दी गई है। सबसे पहली कैटेगरी है शफ़ी शरीक। तो शुफा कौन कौन कर सकता है? शफ़ी शरीक, शफ़ी खलीद और शफ़ी ज़ार, ये इसमें 3 कैटेगरी बताई गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे शफ़ी शरीक की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को शेयरर। को शेयरर मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा रखने वाला, जिसको हिंदी में हम सह स्वामी भी कह सकते हैं। तो संपत्ति में जो सह अंशधारी होता है, सह अंशधारी मतलब मान लो ए नाम के व्यक्ति के 2 बेटे हैं, एक बी है एक सी है, 2 बेटे हैं ए नाम के व्यक्ति के। अब जब ए की डेथ हो जाती है तो ए की प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में आधी आधी बढ़ जाती है, दोनों आधे आधे मालिक हैं उस प्रॉपर्टी के। अब सी अपना हिस्सा बेचना चाहता है, जो एक भाई है वो अपना हिस्सा बेचना चाह रहा है, तो वो किसी तीसरे पर्सन डी को प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर बेचने लगता है, तो अब इस प्रॉपर्टी पर जो उसका भाई है जो बी है वो क्या होगा? वो होगा शफ़ी शरीक, क्योंकि दोनों भाई का आधा आधा हिस्सा था उस प्रॉपर्टी में, और जो बी है वो यहाँ पे शुफा का दावा कर सकता है क्योंकि बी भी उस प्रॉपर्टी में को शेयरर है। तो इसलिए शुफा के लिए अगर कोई कौन दावा कर सकता है, उसकी ये 3 कैटेगरी बताई गई हैं। पहली कैटेगरी को हमने समझ लिया कि जो प्रॉपर्टी में शरीक होगा, उसका सह अंशदारी या उसमें को शेयरर होगा, वो शुफा का दावा कर सकता है। नेक्स्ट आता है शफ़ी खलीद। कौन कर सकता है दूसरा कैटेगरी का दावा? वो है आपका सुखाधिकार का जो प्रयोग करता है। सुखाधिकार, सुखाधिकार मतलब कि आप पार्टिसिपेटर हो उस प्रॉपर्टी में, है ना। आप उस पे ईजमेंट की राइटरी, जो ईजमेंट्री राइट होता है उसको आप यूज़ करते हो। अब इसमें देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए बी और सी सभी लोग एक ही रास्ते से गुजरते हैं, ए है बी है और सी है, ये 3 लोग हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं क्योंकि रास्ता तो एक ही है। उन सब पर उनका क्या है? सुखाधिकार है, एक उनका ईजमेंट्री राइट होगा। लेकिन जैसे रोशनी का अधिकार है, हवा का अधिकार है, तो ये सब शुफा का दावा नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हमें यहाँ से रोशनी मिल रही थी, यहाँ से हमें हवा मिल रही थी, तो हम सारे के सारे शफ़ी खलीद बनकर इस पे शुफा का दावा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। और पब्लिक लैंड पर शुफा का दावा नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात, प्राइवेट लैंड पर ही आप कर सकते हो। तो जो सुखाधिकार का यूज़ करता है कोई व्यक्ति, वो भी यहाँ पे शुफा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तीसरा आता है शफ़ी ज़ार। इसको बोलते हैं मिली हुई अचल संपत्ति का स्वामी। तो ये तो था अभी पार्टिसिपेटर, और पहला वाला था को शेयरर। अब तीसरे वाले को क्या कहोगे? ओनर ऑफ एडजॉइनिंग लैंड, यानी कि आपके लैंड से कोई लैंड एडजॉइन हो रहा है, मिला हुआ है, और उसका जो ओनर है वो भी शफ़ी ज़ार के रूप में शुफा के अधिकार का दावा कर सकता है। ठीक है ना। बहुत पहले से ये अधिकार चला आ रहा है, लेकिन देखो अब पहले तो ये कस्टम की तरह यूज़ होता था, ठीक। तो बाद में क्या होता गया कि मिली हुई जो अचल संपत्ति का स्वामी है, क्या वो भी जो आपका पड़ोसी है, इसमें कौन आ जाएगा? पड़ोसी। आपकी प्रॉपर्टी से किसी दूसरे की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पड़ोसी है आपका, वो भी शुफा का दावा कर सकता है। लेकिन इस पे क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, 44वें संवैधानिक संशोधन से पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो पड़ोसी होता था वो शुफा के अधिकार का दावा कर सकता था। लेकिन जब से 44वां संविधान संशोधन पास हुआ, उसके बाद से, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से जो आर्टिकल 19 था उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, और इसके बाद क्या होता है कि जो आपका आर्टिकल 19 का क्लॉज 1F था, उसको एक्वायर किया जा सकता था। कोई भी व्यक्ति कितनी भी प्रॉपर्टी रख सकता था, उसको बेच भी सकता था। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, जब 44वां संवैधानिक संशोधन पारित हो गया, तो इस आर्टिकल का ये जो क्लॉज था F, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद अब एक पड़ोसी के आधार पर कोई व्यक्ति शुफा का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरी बताई गई हैं। पहला हो गया को शेयरर, दूसरा हो गया शफ़ी खलीद, जो आपका ईजमेंट्री राइट यूज़ कर सकता है, रास्ते का अधिकार है, कोई व्यक्ति लगातार कहीं से गुजर रहा है तो उसका उस पर ईजमेंट्री राइट हो जाता है। और तीसरा हो गया शफ़ी ज़ार, यानी मिली हुई अचल संपत्ति का स्वामी। तो इसमें तो अब एक पड़ोसी आ जाएगा, और पड़ोसी तो कर नहीं सकता शुफा का दावा, लेकिन ये ऊपर के जो 2 हैं ये कर सकते हैं। अच्छा, अब शिया विधि की अगर हम बात करें, शिया विधि की, क्योंकि देखो 2 कैटेगरी हमने पढ़ी थी मुस्लिम लॉ में, एक होता है सुन्नी विधि, एक होता है शिया विधि। शिया विधि में जो शफ़ी शरीक है, बस वो ही शुफा के अधिकार का दावा कर सकता है। शफ़ी शरीक कौन? जो
आपकी प्रॉपर्टी में को शेयरर होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी में सह अंशधारी होगा, सिर्फ वही शुफा का दावा कर सकता है, बाकी ये दो नहीं कर सकते। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे प्रोसीजर शुफा की। शुफा का क्या प्रोसीजर होता है और इसमें 3 डिमांड जिनकी बात की जाती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 डिमांड की बात की गई है और उन डिमांड के अकॉर्डिंग ही शुफा के अधिकार में प्रॉपर्टी को किसी स्ट्रेंजर को बेचने से पहले आपको ये 3 डिमांड करनी होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति शुफा का दावा कर रहा है तो वो चाहता है कि प्रॉपर्टी उसी को बेची जाए, तो उसे पहले ये 3 डिमांड्स जो हैं वो करनी होंगी हक शुफा के लिए। इसमें पहली डिमांड है जिसको बोलते हैं तलब ई मुवासियत। तलब ए मुवासिबत क्या होता है, उसके बाद तलब ई इशहाद क्या होता है, तलब ई तमलीक। तो ये 3 तरह की यहाँ पर डिमांड्स बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले डिमांड की अगर हम बात करें तलब ई मुवासिबत, तो इसका मतलब होता है तत्काल मांग। तत्काल मांग मीन्स इमीडिएट डिमांड आपको करनी होगी तुरंत, जैसे ही आपको पता लगता है। और इस तरह की मांग जब आप करते हो किसी प्रॉपर्टी के लिए कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको किसी विटनेस, किसी साक्षी की भी ज़रूरत नहीं होगी। तुरंत बस आपको जैसे ही पता लगा कि ये प्रॉपर्टी बिकने वाली है, आप जाओ और उस पर तुरंत जो है वो मांग करो, तुरंत आप उस पर तत्काल मांग करोगे। इसको इमीडिएट डिमांड बोलते हैं। तो सबसे पहले डिमांड होती है इसमें तलब मुवासिबत। ये एक अरबी शब्द है तलब मुवासिबत और इसका मतलब होता है उछाल की मांग। क्या होता है? उछाल की मांग। अब ये नाम इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रॉपर्टी के बिकने की जैसे ही आपको सूचना मिली, मिलते ही उसी समय तुरंत इसमें मांग होनी चाहिए, चाहे आपके पास विटनेस हो या ना हो। किसी स्पेशल ड्राफ्ट की भी इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप लिख कर करोगे या मौखिक रूप से करोगे, बस किसी लेटर के द्वारा भी ये मांग हो सकती है, बोलकर भी हो सकती है, बस तुरंत होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट आता है तलब ही इशहाद। इसको कहते हैं पुष्टि करना। पुष्टि करना मीन्स कन्फर्मेटरी डिमांड। मतलब आपको है ना कोई चीज़ एक तरीके से कन्फर्म करनी है। तो जब पहली डिमांड से बात ना बनती हो, मतलब पहली वाली डिमांड की गई इमीडिएट डिमांड और उससे बात नहीं बनी, तो फिर 2 साक्षी लाए जाएंगे, 2 विटनेस लाए जाएंगे और उनके सामने ये डिमांड की जाती है ताकि कोई व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा है वो ये कह सके कि मैं प्रॉपर्टी का ओनर बनना चाहता हूँ, इसलिए प्रॉपर्टी मुझे दे दी जाए। तो यहाँ पे तलब ई इशहाद की अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक अरबी वर्ड है तलब ई इशहाद और इसका मतलब भी होता है पुष्टि करना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें 2 शर्तें होती हैं, मतलब कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहली ज़रूरी शर्त ये होती है कि आप पहली मांग का हवाला दोगे। मतलब जो व्यक्ति शुफा के अधिकार के लिए आ रहा है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो वो कहेगा कि मैंने पहले भी डिमांड की थी बट उस समय मेरी डिमांड को नहीं सुना गया और अब 2 विटनेस लेकर आया है वो, और 2 विटनेस लाकर वो ये कहता है कि अब मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए और मैं जो हूँ इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूँ, मैं इसका ओनर बनना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा तीसरी जो डिमांड होती है वो होती है तलब ई तमलीक। इसको बोलते हैं पोजेशन डिमांड। यहाँ पे आप सीधे कब्जे की मांग कर रहे हो। ठीक, तो जब फर्स्ट डिमांड सेकंड डिमांड का कोई असर ना हो, मतलब आपने फ़ौरन से इमीडिएट डिमांड की, फिर आपने कंफर्म करने के लिए एक और डिमांड की सेकंड वाली विटनेस के सामने, और पहली भी काम नहीं आई, सेकंड भी काम नहीं आई, उनका कोई असर नहीं हुआ डिमांड करने का, तो इसमें क्या होगा, आप तीसरी डिमांड करोगे। बट तीसरी डिमांड में भी विटनेस की ज़रूरत नहीं होती, सीधे जाओ केस फाइल कर सकते हैं हम। और जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो बेचने के एग्रीमेंट के 1 साल के अंदर ही यहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तलब ई तमलीक जो होता है इसमें कब्जे की मांग होती है ना, कब्जे की मांग होती है। वास्तव में अगर हम बताएं तो ये मांग नहीं होती, बल्कि शफ़ी के द्वारा जो व्यक्ति शुफा के अधिकार के अंतर्गत किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है, उसको अपने उस अधिकार को वो लागू कराने का इसमें एक तरीके से राइट उसको दिया गया है, वो केस फाइल कर सकता है। और यहाँ पर ये सबसे ज़रूरी बस इसमें केस ही फाइल होता है, और ये जो तलब तमलीक है ये सबसे आपकी लास्ट डिमांड होगी। तो इस तरीके से जो शुफा का प्रोसीजर होता है वो पूरा प्रोसीजर दिया गया है मुस्लिम लॉ में। और प्रोसीजर से पहले अभी हमने समझा कि कौन कौन शुफा का दावा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पे शुफा लागू नहीं होता, इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझा है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको मुस्लिम लॉ का जो हक शुफा का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप अगर चाहें तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।